1.6 मिलियन केसेस इंडिया में हर साल डायग्नोज होते हैं कैंसर के। अनफॉर्चुनेटली नहीं सर्वाइव कर पाते। सक्सेस रेट इज 30 to 40%। इतना चिंताजनक हाल है कैंसर का। इसमें सबसे कॉमन कैंसर जो मेल्स में है वो है मुंह का कैंसर, लंग का कैंसर, इसके अलावा पेट, बड़ी आंत और फूड पाइप का कैंसर। विमेन में ब्रेस्ट कैंसर, फिर सर्विक्स, ओवरी, ओरल कैविटी और इंटेस्टाइन का कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है। अब इसके आगे क्या? इसके आगे 3 नई थेरेपीज आ गई हैं। टारगेटेड थेरेपीज, इम्यूनोथेरेपीज, कार टी सेल थेरेपी, अपार्ट फ्रॉम बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसके बारे में आपको मैं अवगत कराऊंगा। अब टारगेट थेरेपीज रिफाइन होती जा रही हैं। वो सिर्फ उसी टारगेट पे एक्ट करती हैं या थोड़े से साइड टारगेट्स पे, तो उनके साइड इफेक्ट्स कम और इफेक्ट्स काफी ज्यादा हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे शुरू में होता था कि जैसे किसी को हार्ट की दिक्कत है तो वो लोग जनरल फिजिशियन के पास जाते थे। उसके बाद इवेंचुअली क्या हुआ कि वो लोग कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना शुरू किए। सो एक सुपर स्पेशलिटी का ज़माना आ गया। लेकिन अभी नॉर्थ में प्रॉब्लम है कि जितने भी ईएनटी कैंसर से ग्रसित लोग होते हैं वो अभी भी ईएनटी के पास जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि ईएनटी सुपर स्पेशलिस्ट, जैसे ईएनटी करने के बाद 3 साल अलग से हेड एंड नेक कैंसर में सुपर स्पेशलिस्ट इसमें डेडिकेटली सिर्फ हेड एंड नेक ईएनटी कैंसर्स ऑपरेट करते हैं और इनको ट्रीट करते हैं। वो स्पेशलिस्ट अभी है नहीं। वो इसीलिए ये रीज़न है कि अभी आज भी ईएनटी वालों के पास ही जाते हैं। तो हम लोग अभी फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में ऑर्गन स्पेसिफिक अप्रोच के ऊपर काम करते हैं, जिसमें हेड एंड नेक कैंसर मैं ट्रीट करता हूँ। उसमें हर तरह की ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है। सिमिलरली हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर सर्जन है, गायनी कैंसर सर्जन है, जीआई कैंसर सर्जन है, यूरो कैंसर सर्जन है। तो हम लोग वहाँ पे ऑर्गन स्पेसिफिक अप्रोच करते हैं। सो किसी को भी अगर कोई भी ईएनटी कैंसर से ग्रसित है, सो बेटर ये रहता है कि वो उस पर्टिकुलर कैंसर को जो ऑपरेट करते हैं उनसे अपनी राय ले सकते हैं। सो मैं ब्रीफली आपको डिस्कस करूंगा। जैसे डॉक्टर केतन सर ने अभी बोला कि इंडिया में द मोस्ट कॉमन कैंसर इज माउथ कैंसर। इंडिया में सबसे कॉमन जो मेल्स में है वो मुंह का कैंसर है। और इसका मैं डेटा आपको बताऊंगा। हाँ, ये जरूर है कि हमारे यहाँ पे जितने कैंसर डायग्नोज होते हैं वो सारे रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं। सो एक्चुअल जो कैंसर का नंबर है जितना रिपोर्टेड उससे कहीं ज्यादा है। ठीक है। सो इसलिए मुंह के कैंसर मोस्टली वो प्रिवेंटेबल होते हैं, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें। सो हम थोड़ा सा उसके डिटेल में पढ़ेंगे। जहाँ कैंसर को एक लाइलाज बीमारी समझा गया, जहाँ पूरी दुनिया इस बीमारी से जूझ रही है, वहीं साइंस ने नई नई तरक्की करके नई नई टेक्नोलॉजी इस बीमारी के साथ लड़ने के लिए जो मेडिकल हेल्थ लाइन में लाई गई है। क्या वजह है इन बीमारियों का आने का, जो कैंसर जैसी बीमारियां इंसानी ज़िंदगी में आती है, और इनका इलाज क्या है, उनका मुस्तकिल इलाज भी क्या इस वक्त दुनिया में मौजूद है, और जो ये किस किस किस्म की ये जो कैंसर है इंसानों में पाए जाते हैं। इसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर केतन है और उसके साथ में डॉक्टर कुलदीप ठाकुर है। हम सबसे पहले डॉक्टर केतन से बात करने की कोशिश करें। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त कैंसर जैसी बीमारी चल रही है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो नंबर्स है वो हमारे देश में भी है। हमारे देश में, खासकर मैं अपने देश की बात करूँगा, इसमें क्या वजूहत है, किन वजह से कैंसर जैसी बीमारियाँ जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, खासकर हमारे देश में? कैंसर जैसी बीमारी के बारे में आप पहले काफ़ी कम सुनते थे। कुछ साल पहले या कुछ दशक पहले हम ये पिक्चरों में भी देखते थे कि जी उसको कैंसर हो गया और वो बाद में अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अब ये शब्द आपको बार बार लगातार सुनने को मिल रहा है। वो इसलिए क्योंकि अब कैंसर ना सिर्फ बढ़ गया है बल्कि लोगों में जागरूकता बढ़ गई है। लोग जल्दी इलाज के लिए आते हैं और लेट स्टेज से जिसमें इलाज काफ़ी हद तक नामुमकिन हो जाता था बाद में, आजकल काफ़ी हद तक संभव है। लेट स्टेज में भी लोग काफ़ी देर तक जी पा रहे हैं और शुरुआती स्टेज में वो ठीक हो रहा है। इसलिए कैंसर का शब्द आपको बार बार सुनने को मिल रहा है। ये होता क्या है? कैंसर माने अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ बॉडीज सेल्स, जो पनपते जाते हैं, बॉडी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाती और वो या एक गांठ का रूप धारण कर लेते हैं या फिर वो पूरे शरीर में डिफ्यूजली फैल जाते हैं।
अब ये बीमारी क्यों बढ़ रही है? इस बीमारी के बढ़ने के पीछे हमारी एनवायरनमेंट चेंज हो गई है, हमें पॉल्यूशंस, केमिकल का एक्सपोजर ज़्यादा हो गया है। लोगों की एज जिस तरह बढ़ती जा रही है, उनका बॉडी का डिफेंस सिस्टम वीक हो जाता है और वो कैंसर से लड़ नहीं पाते, तो बढ़ती एज में कैंसर्स की मात्रा कहीं ज़्यादा होती है। इसके अलावा हमारी जनरेशन तरह तरह के नए नशे मैं बोलूँगा वो कर रहे हैं, जैसे कि अल्कोहल, टोबैको और इसके अलावा कई सारे, और हमारी नई जनरेशन में कम उम्र पे वो इसमें शुरू हो जाते हैं और इवन फीमेल्स भी काफ़ी हद तक करने लगी हैं। फीमेल्स का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ रहे हैं और खाना और पानी सब प्रदूषित है। तो ये कुछ मेजर कारण हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज की कमी और ओवरवेट होना, जिसके वजह से हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म वीक हो जाता है कैंसर के अगेंस्ट, और हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में एक्स्ट्रा फैट्स होने से। तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से कैंसर तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे वो तेज़ी से बढ़ रहा है, वैसे भी साइंस भी तेज़ी से बढ़ रही है और इसका इलाज भी सुधरता जा रहा है। फर्स्ट और सेकंड स्टेज में तो काफ़ी हद तक वो क्योर ही हो जाते हैं और 5 से 20% की ही केसेस वापस आते हैं या ठीक नहीं होते। थर्ड स्टेज में अब इलाज, जिसमें ज़्यादातर 70% लोग नहीं बचते थे, थर्ड स्टेज में भी वो 70%, 30% तक आ गया है कई कैंसर्स में। फोर्थ स्टेज में जहाँ पे 5 साल निकालना मुश्किल था, वहाँ पे आज की डेट में 20-30% कई कैंसर्स में लोग 5 साल भी निकाल रहे हैं। ये सब इसलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि हम जल्दी डायग्नोज करते हैं, हमारे पास डायग्नोस्टिक टेक्निक्स बेहतर आ गई हैं। डायग्नोसिस के अलावा हम उनकी केमिकल और मॉलिक्यूलर स्टडी कर पाते हैं, जीन्स, उस कैंसर सेल के जीन्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, फिर उन पे टारगेट्स को आइडेंटिफाई करके ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो वहीं जाके मार करती हैं जो पॉइंट जिससे कैंसर बढ़ रहा था। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपीज़ आ गई हैं जिनको देने से बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम कैंसर से लड़ता है। इसके अलावा नई थेरेपीज़ आ गई हैं जिसमें पेशेंट के बॉडी के सेल्स लेके उनको कैंसर से लड़ने के लिए तैयार करके मल्टीप्लाई करके वापस पेशेंट के अंदर बॉडी में इन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो ये सारी, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट आ गया जिससे हम बोन मैरो चेंज कर देते हैं बॉडी का कई कैंसर्स में। इनके सक्सेस रेट्स अच्छे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, सुधरते जा रहे हैं, इसलिए कैंसर जो बढ़ रहा है लेकिन फिर भी उसका इलाज भी साथ साथ बढ़ रहा है और सक्सेस रेट बढ़ता ही जा रहा है। सर, हम देखते हैं कि कई टाइम क्या होता है कि कैंसर्स कुछ ऐसे होते हैं कि जो पता ही नहीं चलता है कि इंसान के जिस्म में कैंसर पनपना स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए क्या मतलब कोई ऐसी टेक्निक है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे इंसान को अब आसानी पता चल जाए कि मेरे अंदर कोई ये बीमारी, खुदा न खास्ता ये बीमारी पनप रही है, तो वो कैसे पता चल सकता है? एक्चुअली कैंसर इतने सारे ऑर्गन्स का है, ऊपर से लेकर नीचे तक इतने सारे ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर में, इतने प्रकार का कैंसर है और अलग अलग तरह से फैलता है। कोई कैंसर गले से जाके छाती में जाता है, लिवर में जाता है, बोन्स में जाता है, ब्रेन में जाता है, इसलिए नेचुरली उसको पकड़ना मुश्किल है। और कई बार उसके सिम्टम्स, आम सिम्टम्स जैसे कोई पेन, वेट लॉस, ऐसे ब्लीडिंग या फीवर, ऐसे सिम्टम्स करके आता है कि आप सस्पेक्ट ही नहीं करते हैं कि आप कैंसर होगा। और काफ़ी लोग टाइम पे चेकअप के लिए भी नहीं आ पाते, या उनके शरीर में कोई मस्सा या कोई मोल है जिसका रंग बदला है और जो तेज़ी से बढ़ रहा है वो पहचान ही नहीं पाते और वो बढ़ के कैंसर बन जाता है। या उनको खांसी चल रही है, वो सोच ही नहीं पा रहे, वो सोच रहे हैं हल्की फुल्की इन्फेक्शन होगी या मैं स्मोकिंग करता हूँ, स्मोकर्स कफ होगी। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से लोग इग्नोर कर जाते हैं, या अनफॉर्चुनेटली जब तक वो डिटेक्ट करते हैं तब तक वो आगे जा चुका होता है। सर, हम देखते हैं कि कैंसर्स का हम मैक्सिमम यही कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, स्टेजेस के टाइप हम गिनते हैं, मगर इसके अलावा कुछ और भी किसी और प्रकार के भी कैंसर्स हैं जो इंसान हमें पता नहीं है मगर वो कैंसर्स होते हैं। जी हाँ, कई कैंसर्स में स्टेजिंग से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट्स बॉडी पे मेजर किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ब्लड कैंसर है, ब्लड तो हमारे शरीर में हर जगह तैर रहा है, तो उसको आप 1, 2, 3 या 4 करके डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जिससे, मान लीजिए माइलोमा नाम का एक ब्लड कैंसर है या AML नाम का ब्लड कैंसर है, उनके जीन स्टडी करके हम ये स्टडी करते हैं कि ये कितनी खतरनाक तरीके से फैलने वाला है, क्या ये सिर्फ कीमोथेरेपी से ठीक होगा, क्या इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट या एडवांस टारगेटेड और जेनेटिक थेरेपीज़ की आवश्यकता होगी। तो इसलिए कैंसर्स की स्टेजिंग सिर्फ 1, 2, 3, 4 तक
वो ट्रेडिशनली सीमित नहीं है। कई कैंसर्स बड़े अलग तरह से बिहेव करते हैं जिनका अलग तरीके से इलाज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल टेस्टिस का कैंसर स्टेज 3 में भी वो फैला हुआ ही माना जाता है, उसमें स्टेज 4 होती ही नहीं है। तो ये काफ़ी वेरी करता है ऑन केस बाय केस बेसिस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डिजीज़। लेकिन इन जनरल हाँ, सॉलिड ट्यूमर्स में पब्लिक को समझाने के लिए 1 2 3 4 का कॉन्सेप्ट सही है कि 1 मतलब कि कैंसर जहाँ से बना है उसी जगह सीमित है, 2 मतलब उसके आसपास के सीमित से एरिया में फैलने लगा है, 3rd मतलब कि पूरे शरीर में तो नहीं फैला लेकिन 2 से आगे बढ़ चुका है, और 4th मतलब कि अब वो आगे पीछे इतना जा चुका है कि वो रिमूव नहीं हो सकता या फिर वो अपने पार्टिकल्स बॉडी के दूसरे एरियाज़ में छोड़ चुका है, जिससे कि अब हम उसे केवल कंट्रोल कर सकते हैं, उसे पूरी तरह जड़ से शरीर से नहीं निकाल सकते। अब हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप है, जिनका ये जो स्पेशलिस्ट हैं, जैसे हमने आम शिकायत देखी है गले में, कान में, ज़बान में या कहीं भी जो एंटी को लेकर प्रॉब्लम होती है, उनके जो कैंसर्स की शिकायत होती है उनका ये स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर कुलदीप। डॉक्टर सर, हम तो ये सुनते हैं स्मोकिंग, शराब पीने से या इन वजह से टबको या वाइन वगैरह लेने से कैंसर का ज़्यादा खतरा रहता है, मगर उसके अलावा भी जो मौत का या गले में जो भी एंटी के रिलेटेड जो कैंसर की शिकायतें हैं, उसके अलावा भी कोई कारण हो सकता है जो लोगों में कैंसर करता है? देखिए, काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि हमने ना कभी स्मोकिंग किया, ना कभी अल्कोहल लिया है, ना कभी तंबाकू चाया, फिर भी हमें कैंसर क्यों हो गया है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ पेशेंट ये भी बोलते हैं कि देखो हमारे गांव में वो है जो ऑलमोस्ट पिछले 60 साल से हुक्का पी रहा है या तंबाकू पी रहा है, लेकिन वो तो अच्छे से जी रहा है। सो बेसिकली होता है क्या है कि जब स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, उसमें जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स है जिसकी वजह से कैंसर होता है, वो बॉडी के साथ रिएक्ट करते हैं। आपकी जो बॉडी है वो कितनी ससेप्टेबल है कैंसर बनने के लिए, वो इम्पॉर्टेंट है। आप जेनेटिकली कितने ससेप्टेबल हो कैंसर बनने के लिए। कुछ की बॉडी उतनी ससेप्टेबल नहीं होती है तो उनको इतने इजीली कैंसर नहीं होता है, कुछ को बहुत जल्दी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स हैं मुंह के कैंसर करके आते हैं, स्पेशली फीमेल्स आती हैं। वो बोलती हैं कि हमने तो कभी ऐसा स्मोकिंग अल्कोहल कुछ भी नहीं लिया, फिर भी कैंसर क्यों हो गया। और ये चीज़ अनकॉमन नहीं है, बहुत कॉमन है कि कोई भी एडिक्शन नहीं है फिर भी मुंह का कैंसर हो गया। सो एक इम्पॉर्टेंट कारण जो मैं बताना चाहूँगा आपको, वो है क्रॉनिक इरिटेशन। वो हो सकती है जैसे तीखा दांत है जो जीभ में लग रहा हो, या मुंह की साइड में चमड़ी में लग रहा हो, अपना दांत जो उस एरिया को पर्टिकुलरली बाहर पर जो है ना इरिटेट कर रहा है, उससे लंबे टाइम में कैंसर बनने का रिस्क रहता है। सिमिलरली जैसे ओल्ड एज में आपने देखा 50 के बाद मोस्टली जैसे काफ़ियों के दांत निकल जाते हैं तो उसकी जगह वो डेंचर लगा देते हैं। वो डेंचर उस एरिया को अगर वो प्रॉपरली फिट नहीं है, जिसको हम बोलते हैं इल फिटिंग डेंचर, प्रॉपरली फिट नहीं है, वो उस एरिया में जो है ना क्रॉनिक इरिटेशन कर रहा है, उसकी वजह से कैंसर होने का रिस्क रहता है। तो ये माउथ कैंसर के ये 2 बड़े कॉमन कारण है, एक तीखा दांत है, दूसरा इल फिटिंग डेंचर है। इसके साथ ही जैसे हम अभी रिसेंटली मतलब यूरोप और यूएस में ये देखा गया है कि जो एक वायरस होता है उसको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बोलते हैं, जिससे मुंह की बच्चेदानी होने का कैंसर रहता है। उससे ये देखा गया है कि उस वायरस की वजह से जो है ना मुंह के कैंसर भी हो रहे हैं, और उसकी वजह से ये देखा गया नाक का कैंसर भी होता है, गले का कैंसर होता है, सब होता है। लेकिन जो टॉन्सिल कैंसर है वो उसमें देखा गया है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में 45 to 70% जो टॉन्सिल कैंसर है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से हो रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन है जो बच्चियों को ज़्यादा दी जाती थी, वो अब जो है ना वो लोग 11 से 21 साल के बच्चों को भी दे रहे हैं। जो मेल चाइल्ड है उनको भी रूटीनली दे रहे हैं, 3 इंजेक्शन लगते हैं, और उससे ये देखा गया है कि उससे जो है ना इस कैंसर होने का रिस्क कम रहता है। ऑक्यूपेशनली भी ये कैंसर हो जाते हैं, जैसे कुछ लोग जो फर्नीचर इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको नोज़ और साइनस कैंसर होने का रिस्क रहता है। थायराइड कैंसर है, उसमें ये बोलते हैं काफ़ी सारे कि अगर आयोनाइजिंग रेडिएशन वगैरह हो तो उससे थायराइड कैंसर होने का रिस्क रहता है। या किसी भी तरीके की रेडिएशन, कभी भी पहले काफ़ी पहले कुछ डिजीज़ के लिए रेडिएशन दी जाती थी जो जनरली हम अब नहीं देते हैं, तो किसी भी तरीके का रेडिएशन एक्सपोजर है उससे भी कैंसर होने का रिस्क रहता है। सर, आपने बताया कि जो कैंसर है कई तरीक़ों से हो सकता है, इसमें इंसान डिफरेंट है, मगर इससे बचने के लिए मतलब जो आपने थेरेपीज़ के नाम लिए, थेरेपीज़ मतलब क्या यही इलाज है कि और भी कुछ इसमें इलाज? देखिए बोलते हैं कि मतलब जो जैसे हमें मालूम है कि 95% ये स्मोकिंग अल्कोहल की वजह से हो रहा है, तो अगर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे तो उससे जो है ना हम इस कैंसर से बच सकते हैं। और हमारे पास काफ़ी सारी स्टडीज़ ऐसी हैं जिसमें ये बोला गया है कि अगर
अगर किसी ने स्मोकिंग या अल्कोहल कोई कर लेता हो, अगर वो आज क्विट करता है तो क्या चांसेस हैं उसके कि उसको कैंसर ना हो। तो ये देखा गया कि 12 से 15 साल के बाद उनका जो कैंसर होने का जो रिस्क है ना, वो एक नॉन स्मोकर जिसने कभी स्मोकिंग अल्कोहल नहीं की, उसके अंदर भी कैंसर का रिस्क तो रहता ही, उसके बराबर हो जाता है। सो अगर कोई भी स्मोकिंग या अल्कोहल क्विट करता है तो 12 से 15 साल बाद उसका जो रिस्क है कैंसर का, वो बहुत कम हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जितना जल्दी हम कैंसर को डायग्नोज़ करेंगे, उतना जल्दी जो थेरेपी होती है, एक तो कम इंटेंसिव होती है और उसके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं। जितना स्टेज एडवांस्ड होगा, उसमें फिर मल्टी मोडालिटी थेरेपीज़ होती है। सर्जरी के साथ-साथ हमें कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी देना होता है, तो उसकी टॉक्सिसिटी थोड़ी उस हिसाब से बढ़ जाती है। जहाँ हम अलग-अलग थेरेपीज़ अब आई है, अलग-अलग मेडिकल इसमें मेडिकल लाइन में थेरेपीज़ अब अलग-अलग थे, मगर हमने वहीं देखा जहाँ आप थेरेपीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ थेरेपीज़ का इस्तेमाल, वहीं पेशेंट के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी साथ में आ जाती है थेरेपीज़ के साथ। जहाँ आपने बोला बालों का झड़ना वगैरह, उसके बगैर भी प्लेटलेट्स कम होना, रेड ब्लड का सेल्स का कम होना या वाइट ब्लड सेल्स का कम होना, उसमें कहाँ तक वो फिर कौन सी थेरेपी करें या किस तरीके की थेरेपी हो जिसमें इन चीज़ों का पेशेंट में कम सामना करना पड़े। यस, डेफिनेटली। अक्सर पेशेंट्स को कुछ बीमारियों में ब्लड कम हो जाता है, उनको बार बार ब्लड या प्लेटलेट चढ़ते हैं। कॉमनली ऐसी बीमारी का नाम है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, जिसमें बीमारी के दौरान आपको ढेर सारे ब्लड प्रोडक्ट्स की टाइम टाइम पर ज़रूरत पड़ती रहती है। डेफिनेटली ये बहुत एग्जॉस्टिंग है, फैमिली थक जाती है, इतने डोनर्स कहाँ से लाएंगे। ब्लड बैंक अच्छा हो, वो सपोर्ट भी करता है, फिर भी कई बार ब्लड प्रोडक्ट्स की मात्रा में कमी रह जाती है। सो डेफिनेटली ये एक अनमेट नीड या एक ज़रूरतमंद का एरिया है, लेकिन आजकल नए इलाजों के साथ इसकी रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है। ऐसी नई दवाइयाँ आ गई हैं जो इंजेक्शंस या खाने वाली दवाइयों के माध्यम से प्लेटलेट्स ज़रूरत पड़ने पर बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक सिनारियो में ही दिए जा सकते हैं। हर केस में कि प्लेटलेट कम है तो बिना जड़ को जाने नहीं हम वो प्लेटलेट बढ़ाने वाली टैबलेट या इंजेक्शन दे सकते। लेकिन आजकल नई नई मेडिसिन ऐसी आ गई हैं जो हीमोग्लोबिन रेज़ कर देती हैं या उसकी फॉल कम कर देती हैं, जैसे डार्बोपोएटिन अल्फ़ा। प्लेटलेट्स बढ़ाने के इंजेक्शंस आ गए हैं जैसे रोमिप्लास्टिम या फिर एल्ट्रोम्बोपैग नाम की टैबलेट, लेकिन वो स्पेसिफिक केस में डिपेंडिंग ऑन द डिज़ीज़ यूज़ होते हैं। इसके अलावा कई नई टारगेट थेरेपीज़ आ गई हैं जो कीमो की तरह बॉडी पे प्रहार नहीं करती कि आपके अचानक से सारे ही सेल डाउन हो जाएंगे और आपको छाले आ जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे। इसी को तो हम टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी कहते हैं कि जो टारगेट पे अटैक करती हैं। डेफिनेटली उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। टारगेट पे जाने का ये मतलब नहीं कि ऑफ टारगेट वो नहीं जा रही हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन उनको केयरफुली ओवर द ईयर्स हम एक्सपीरियंस के साथ मैनेज करने में निपुण होते जा रहे हैं, तो वो इंसिडेंस कम होता जा रहा है। इम्यूनोथेरेपीज़ के भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जब बॉडी में एक सुपर सोल्जर गया, उसने कहा जी ट्यूमर पे अटैक कर दो, तो वो बाकी नॉर्मल सेल्स पे भी तो अटैक कर सकता है। तो इम्यूनोथेरेपीज़ जैसे इम्यून चेक पॉइंट इनिबिटर्स का कॉमन साइड इफ़ेक्ट है थायराइड की कमी हो जाना, मतलब थायराइड कमज़ोर हो जाना, लंग्स में सूजन आ जाना, लीवर में आ जाना। तो ये नए नए साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जो ट्रेडिशनल साइड इफ़ेक्ट्स जो आपने बोले कि ब्लड कम हो जाना, छाले बाल झड़ना, वैसे नहीं है। जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके नए फ़ायदे और नए नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली वो पुराना इंसिडेंस काफ़ी कम हो गया है। हमारे पास कई नई सपोर्टिव मेडिसिन आ गई हैं हीमोग्लोबिन प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए और वाइट सेल्स को बढ़ाने के लिए, और इसके अलावा नई थेरेपीज़ के नए इफ़ेक्ट्स और नए साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अब लास्ट शायद आपको उसमें क्या बोल सकते हैं, मगर तभी मैं पूछना चाहता हूँ, 40s का हमने देखा अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग डॉक्टर्स मैक्सिमम अपने अपने विषय पे बात करते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं, मगर 40s जहाँ हमने देखा चंडीगढ़ में, बेंगलोर में, दिल्ली में, हर जगह पे आ रही है, उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। मगर जम्मू कश्मीर में 40s का अपना हॉस्पिटल है या अपना हेल्थ केयर है। क्या उसके बारे में 40s क्या सोच रही है, उसके बारे में कब वो इनिशिएटिव लेगी कि जम्मू में भी हमारा एक हॉस्पिटल होना चाहिए, हमारा मेडिकल केयर होना चाहिए? जम्मू से डेफिनेटली 40s का काफ़ी गहरा कनेक्शन है, क्योंकि पेशेंट्स जम्मू के काफ़ी हम में फ़ेथ रखते हैं और इतनी दूर से हमारे पास इलाज कराने और कई बार बार इलाज कराने आते हैं। और ये फ़ेथ फैमिलीज़ में रन करता है। वो अपने वर्ड ऑफ माउथ से
पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताते हैं कि मैं वहाँ पे एडमिट था और मुझे अच्छा सक्सेस रेट मिला। 100% तो कहीं नहीं होता, सबको तो नहीं हम ठीक कर सकते, पर अपनी ट्राई ज़रूर करते हैं। तो डेफ़िनेटली फोर्टिस का जम्मू से एक ख़ास रिश्ता है। मेरा खुद रिश्ता है, क्योंकि मैं यहाँ पला बड़ा हूँ और शुरू की पढ़ाई भी मैंने यहाँ पे की है, तो एक दिल का रिश्ता भी है। लेकिन फोर्टिस का जम्मू की पब्लिक से एक स्पेशल कनेक्शन है और रहेगा, और यही सोचते हुए ये विचार फोर्टिस की जो मैनेजमेंट है वो करती है अक्सर, कि क्या जम्मू में भी हम फोर्टिस की फैसिलिटीज़ लाएँ। लेकिन ये एज़ ए डॉक्टर इसमें मेरा ज़्यादा रोल नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा जानकारी इस बारे में नहीं दे सकता। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे डॉक्टर केतन और साथ में डॉक्टर कुलदीप, जिनका कैंसर के बारे में आपने सुना, उनके विचार सुने और उनके इलाज के बारे में भी सुना, और किस तरीके से इलाज किया जाता है और किस तरीके के कैंसर्स होते हैं और उनके क्या इलाज हैं, उनके थेरेपीज़ के बारे में हमने बात की, और किस किस तरीके के कैंसर होते हैं और किस किस तरीके से इसमें जो मेडिकल लाइन में इनका जो साइंस में कितनी तेज़ी से साइंस आगे बढ़ रही है कैंसर को लेकर, कैंसर जैसी मौलिक बीमारी को लेकर किस तरीके से साइंस आगे काम कर रही है और किस तरीके का इलाज वो कर रही है, उन सब के विषय में बात कर रहे थे इस वक्त डॉक्टर केतन और डॉक्टर जो कुलदीप हैं, जो फोर्टिस के डॉक्टर हैं और कैंसर के रिलेटेड खासकर स्पेशलिस्ट है उसके, उन्हीं के बारे में उनकी जो इस वक्त वो जानकारी दे रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।